जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके सारी चीज़ें आपके सामने लेकर के आता हूं। यहाँ पे बता दूं सारी की सारी चीज़ें जो अभी न्यूज़ में चल रही हैं वो आपका क्या, तो जापान के जो पीएम हैं उनका न्यूज़ में चलना बहुत लाजमी है। क्यों? तो कारण है उसका फ्रेंड्स, वो डिटेलिंग देखेंगे क्या इशू चल रहा है और फुकुशिमा फीस क्या है। तो ये फूमियो किशिदा ये पीएम है कहाँ के? जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और आपको बता दूं 2011 जो वर्ष है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अगर हम बात करेंगे फुकुशिमा की। तो फुकुशिमा से निकल के आ रहा है फुकुशिमा फीस। और फुकुशिमा है क्या? तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होती थी। तो इसके अंदर 6 रिएक्टर यूज होते थे और ये बहुत ही विशाल एक प्लेटफॉर्म था जहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता था। इसकी बैकग्राउंड भी आपको अभी दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे क्या हुआ था, डैमेज हो गया था। किसके अंतर्गत? तो यहाँ पे सुनामी आई थी जो आपको पता होगा मार्च 2011 में जापान में, जिसके कारण यहाँ पे जो रिएक्टर था वो रिएक्टर काफ़ी बर्बाद हो गया और पुनः उसको रिवाइव किया नहीं जा सका। तो इतना ब्रूटल तरीके से वो डैमेज हुई थी और जापान में हमेशा सुनामी आती रहती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसके अंदर जो वेस्ट वाटर बचे थे उसको जापान सोच रहा है कि ट्रीट करके उसको हम पैसिफिक ओशियन में छोड़ दे। तो इसके जो नेबर है ना वो उंगली करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए तो चाइना यहाँ पे अपना कंसर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्होंने कुछ पानी अभी छोड़ा 24 अगस्त को 2023 में, पहले भी कुछ ये छोड़ चुके हैं। और यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं ये सी फूड खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कोई हार्म की बात नहीं है क्योंकि मैंने इसको ट्रीट करके वाटर को छोड़ा हुआ है, रेडिएटिव एलिमेंट मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें तो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो जापान है वो किया होगा, ऐसा नहीं है नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुई होगी वो परिपूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड न्यूज़ देखा जाए और लोकेशन देखा जाए जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका पूरा नाम क्यों पड़ा फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट? क्योंकि यह एक जगह के नाम पे है जिसका नाम फुकुशिमा है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जापान है और इस लोकेशंस पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे जो 3.5 स्क्वायर किलोमीटर यानी 860 एकड़ के आसपास ये जगह को कवर करता है। तो किस टाउन में है? ओकुमा फुतुबा, ये फुकुशिमा के आसपास। तो याद रखिएगा जापान के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं। 9.1 यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जो चीजें थी वो फेस किया, जिसके कारण यहाँ पे सुनामी आई। और यहाँ पे 11 मार्च 2011, तो 11/11 याद रखिएगा, आपको डेट भूलेगा नहीं। और यहाँ पे आती है और इसकी क्या कर देती है, इसके रिएक्टर को बर्बाद करके चली जाती है, जिसके कारण इसको आज तक रिवाइव किया नहीं जा सका। तो यही सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बात करी जा रही है कि इसकी जब कमीशन हुई थी, कब बना था, तो 1971 में। और इसके अंदर 6 बॉइलिंग रिएक्टर हैं। तो याद रखिएगा कितना बड़ा ये पावर प्लांट है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4.7 गीगावाट तक का ये प्रोडक्शन करता था, जो कि पूरी की पूरी टोक्यो सिटी तक इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता था। 15 लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वर्ल्ड में है उसमें ये रैंकिंग रखने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें निकल के आती हैं, तो जापान का जो आइलैंड है वो 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड में बटा हुआ है, आपको हम बता दें। तो जो अगर बात करी जाए यहाँ पे, ये हक्काइदो आइलैंड है, ये होन्शु आइलैंड है। तो होन्शु आइलैंड पे ही आपका ये फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो याद रखिएगा ये
सिएस्कू और एक किएस्कू आइलैंड है। दो तो ऊपर से नीचे भी यानी नॉर्थ से साउथ भी लगाने के लिए दे देता है कई सारे एग्जाम्स में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। आशा करते हैं सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैं दे दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब G20 की भारत में मीटिंग होने वाली है, तो सोचा मैं उससे पहले सारी चीज़ें कुछ आपको बेसिक तो कवर कर ही दूं यहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो G20 फोरम में कितने कंट्री हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये वर्क करता है, एड्रेस करता है जो भी मेजर इशू है किसके रिलेटेड, तो आपके जो विश्व स्तर पे जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं ये फोकस करता है। जैसे कि इंटरनेशनल फिनेंशियल स्टेबिलिटी किस प्रकार से होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है उसको किस प्रकार से सही किया जा सके, मिटिगेशन किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी ये करता है। इसके अंदर 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपियन कंट्री हैं। ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इसके अंदर 20 कंट्री ही हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर ही 27 कंट्री आ जाएंगी। G20 की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिनेंसेस, ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग नेशन भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर बात करी जाए ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे 80% के आसपास ये चीज़ें कवर करती है। 75% की बात करी जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड कवर हो जाता है, और 2/3 की बात करी जाए तो ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पर कवर हो जाता है। 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया यहाँ पे कवर करता है। G20 फाउंड किया गया था कब, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 26 सितंबर 1999 को। किस चीज़ के रिस्पॉन्स में, तो जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था उसी के रिस्पॉन्स में इसका फाउंडेशन हो जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। आशा करते हैं जो आपको यहाँ पे डिटेलिंग दिया मैं G20 के बारे में वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। पिछली बार का G20 का जो समिट था वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था। इस बार का जो G20 समिट है वो आपका इंडिया में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। वसुदेव कुटुंबकम के साथ इसकी प्रचार करी जा रही है। अब इसकी कंट्री की बात करी जाए, जो कि 20 कंट्री में अभी आपको दिखाया, यानी 19+1 यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंटीना है, जो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, और इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम भी है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जब तक नहीं पूछूंगा ना तो काफ़ी चीज़ें आपकी वहीं पे छूट जाएंगी। तो यूनाइटेड किंगडम में कितनी कंट्री आती हैं, ब्रिटिश इसल्स में कितने कंट्री आते हैं, ये आप 2 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। ये सब इसकी जीडीपी के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार रेशियो दिया हुआ है, ज़्यादा आपके काम की चीज़ें नहीं है। कंट्री आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आने की संभावनाएं हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आप लोगों को। रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और अपने पिक्चर्स को शेयर करिए सोशल मीडिया पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो 31 अगस्त की सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जा रही है पीआईबी डाटा के साथ, डेली बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए यहाँ पे पीआईबी डाटा को देख लेते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महेंद्रगिरी क्या है, जो अभी आपको 7th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 70A फ्रीगेट, तो याद रखिएगा ये शिप है जो प्रोजेक्ट 70A के तहत यहाँ पर बनाया जा रहा है, और इसको ईस्टर्न घाट के आसपास लोकेटेड किया गया है, जो कि उड़ीसा में। तो याद रखिएगा माउंटेन के नाम पे इसका नाम है, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया होस्ट करेगा पहला एडिशन ग्लोबल इंडिया एआई 2023। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट होगी, इंडिया अक्टूबर में उसकी होस्टिंग करने जा रहा है।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ये लोग मिलकर के क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पे फोकस कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के आया जाए। तो RETAP क्या है, तो ये आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म है। ये स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंतर्गत ये सब चीजें लेकर के आ रही हैं कि किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये किसके साथ हो रहा है, RETAP याद रखिएगा, ये DOE यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंतर्गत चीजें हो रही हैं और भारत की MNRE के साथ ये चीजें चल रही हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे यहाँ पे पहली देश की ऐसी रेलवे बन गई जो अभी एल्यूमिनियम के साथ अपनी चीजों को रिप्लेस करेगी। तो जो आयरन यूज होता था वहां पे ट्रैक के बगल में, तो वहां पे एल्यूमिनियम की चीजें रिप्लेस करके बनेंगी, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके क्लब में आ गया, लंदन, मॉस्को, बर्लिन, मुनिच, इन सब के क्लब में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मणिपुर की डिटेलिंग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें, मणिपुर में पिछले 4 महीनों से यहाँ पे एथनिक वायलेंसेस चल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो ये सारी इश्यू निकल के आ रही है, उसी चीज को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट यहाँ पे यहीं पे बता देना चाहता हूँ, मिनिमम अगर कोई भी असेंबली हो या फिर लोकसभा हो, मिनिमम बात करी जाए तो 1 साल के अंदर 2 सीटिंग यहाँ पे होनी चाहिए कोई भी यहाँ पे सभा की। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। 2 सभा में यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा का आप गैप नहीं कर सकते, तो आपको कराना ही है, कराना ही है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा, असेंबली हो चाहे लोकसभा हो। अब यहाँ पे क्या इश्यू निकल के आई है, वही सारी चीजें हम लोग लेजिस्लेचर की जो कॉन्फ्लिक्ट है मणिपुर में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो जो भी टाइम दी गई है वो 6 महीने के अंदर दी गई है कि यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है, विद इन 6 मंथ, अगर प्रीवियस सेशन खत्म हो रहा है तो विद इन 6 मंथ आप ये सीटिंग कराने की जिम्मेदारी रखिए। तो असेंबली में इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन अभी क्या चीजें हुई अभी आपको बता देता हूं। तो जो अभी सेशन शुरू हुआ उसको तुरंत एडजर्न कर दिया गया। 48 मिनट शुरुआत हुई, 48 मिनट के शुरुआत के बाद साइन डाई लगा दिया गया। इसका क्या मतलब होता है, यानी अनिश्चित काल के लिए इसको बंद कर दिया गया, साइन डाई रख दिया गया। अब देखिए पता नहीं कब खुलेगा, ये चीजें क्लियर नहीं हुई। तो 11 मिनट ऑफ बिजनेस विथ 10 MLA और कुकी जो कम्युनिटी यहाँ पे अब्सेंट भी रही। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अनडेमोक्रेटिक तरीके को रिजेंबल करती हैं। बीरेन सिंह यहाँ पे जो कुकी MLA हैं उनसे बातचीत करके यहाँ पे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि आप अटेंड करिए। यहाँ पे कुकी जो कम्युनिटी के लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं आपकी गारंटी लेता हूँ सेफ्टी सिक्योरिटी की। लेकिन कुकी जो कम्युनिटी यहाँ पे सीधे बोल के इनकार कर दी गई कि इम्फाल में आप क्या किए, वहाँ पे कई सारे लोग मर रहे हैं, उनको आप क्या किए। अभी एक MLA पे डायरेक्टली बात करी जाए, कुकी जो कम्युनिटी से निकल के आते हैं उनके सिर पे ब्रूटल अटैक किया गया, जिसके कारण वो पैरालाइज्ड हो गए और उनकी डेथ के कगार पे वो पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शंस नहीं ले पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी थी, जिसके कारण हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखी जा रही है किस प्रकार से रिज्यूम किया जाए। गवर्नर कौन है, क्वेश्चन आए तो अनसुईया उकी हैं, याद रखिएगा वहां की गवर्नर। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पूछ सकता है, मणिपुर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, मणिपुर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, मणिपुर में असेंबली की कितनी सीटें हैं, मणिपुर में काउंसिल की कितनी सीटें हैं। ये सीटें याद रखिएगा, आपको कमेंट सेक्शंस में जाकर के लिखना है। एक बार जाइए, गो थ्रू होइए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो यही लेजिस्लेटिव फंक्शंस को जो यहाँ पे बार बार मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपका डेमोक्रेसी को और डिग्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक ब्लॉकेट हो जा रही हैं, वायलेंसेस बढ़ रहे हैं,
फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी की पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको यहाँ पर मैं दे दूंगा। बात करी जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी की, तो इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग दूंगा, साथ ही साथ एडिटोरियल की डिटेलिंग को भी कवर करी जाएगी। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। वर्ल्ड बैंक ही था जो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे कराया गया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने वाला वर्ल्ड बैंक ही था। कई बार क्वेश्चंस ये पूछ चुका है, तो याद रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के यहाँ पे चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे दोनों कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों को एक्सक्लूसिव राइट थी कि वो अपने पानी का पर्याप्त इस्तेमाल करें और रिवर को यहाँ पे एलोकेट करें। तो ये चीजें हैं, लेकिन किसी भी चीज को आप हार्म नहीं कर सकते, किसी भी इंटरेस्ट को जो दूसरी कंट्री हैं एक दूसरे कंट्री पे, उनके इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर सकते। तो 3 वेस्टर्न रिवर हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं। वहीं पे बात करी जाए रवि, ब्यास और सतलज, तो ये इंडिया के अंतर्गत रिवर आती हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब ये कोर इशू है क्या, वो देख लिया जाए। तो इंडिया और पाकिस्तान इसी चीज को लेकर के टसल में आ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। जो किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका जम्मू कश्मीर में बन रहा है, आपके उसी को लेकर के ये इशू में आ गए, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, किशनगंगा प्रोजेक्ट 2006, रतले प्रोजेक्ट ये चेनाब, ये सब चेनाब रिवर पे बनाए जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चंस कर सकता है और किया भी है कई सारे एग्जामिनेशंस में। तो 2012 में डिस्प्यूट हुआ, 2010 में डिस्प्यूट हुआ, इन्हीं सब प्रोजेक्ट को लेकर के हुआ। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस में पाकिस्तान ले जा करके पहुंचा। तो इंडिया का प्लान जो है ये आर्टिकल 3 के लाइन में नहीं है, ये दावा किया गया था, किसके द्वारा, पाकिस्तान ने ये दावा किया गया है। आर्टिकल 4 क्लॉज 6 और पैराग्राफ 15 3rd एनेक्सर के अनुसार यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे चीजें करी गई हैं। जो आपको बता दूं 2013 में जो यहाँ पे COA है, यानी जो कोर्ट है वो क्या डिलीवर किया, फाइनल जजमेंट क्या दिया, तो जो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो रिवर डैम और इंडिया अंडर IWT ये डाइवर्ट कर सकते हैं क्या, वाटर को। उस समय की बात करी जा रही है 2013 को, तो डाइवर्ट कर सकते हैं रिवर किशनगंगा और नीलूम फॉर पावर जनरेशन। तो ये चीजें हैं पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 2013 में यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यहाँ पे ये बातें बोलता है। अब बैकग्राउंड डिटेलिंग देख लिया जाए, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को जानने के लिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करी जाए तो 56 ईयर ओल्ड ये ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो पीसफुल तरीके से पानी को शेयर करने की बात करता है कि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो यहाँ पे मोदी की जब गवर्नमेंट आती है 2014 में, तो ये बोलते हैं पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट ये रख देते हैं। ये चीजें साइन कब करी गई थी, IWT की बात कर रहे हैं हम जो, तो 19 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आयूब खान ने इसको ब्रोकर किया था और यहाँ पे साइन किया था। और ब्रोकर कौन किया था, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर किया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, तो ब्यास, रावी, सतलज ये इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। यहीं पे इंडस, चेनाब, झेलम की बात करी जाए तो पाकिस्तान के द्वारा गवर्न किया जाता है। इंडिया अलाउ है कि 20% ऑफ इंडस वाटर इरिगेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सके। परमानेंट बॉडी यहाँ पे इंडस वाटर कमीशन बनाई गई है जो सॉल्व करेगा डिस्प्यूट दोनों चीजों में जो भी चीजें निकल के आती हैं। तो रिवर इंडस की बात करी जा रही है तो ये चाइना से ओरिजिनेट होता है, जो आज अगर देखा जाए तो तिब्बत नजर आता है, जिसे ऑक्युपाई किया हुआ है, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रीटी। तो ये पार्ट ऑफ ट्रीटी नहीं है। अब रिवर को हम देखें तो ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलज यानी राम,
ब्याहे सीता, RBS याद रखिएगा, वो भारत के अंतर्गत आता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर ICJ, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये रिवर पे जो कब्जा है वो चीज़ें याद रखिएगा किसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। बेसिक डिटेलिंग पूरी आपको दे दिया हूँ, ग्राउंड की डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ रिवर हैं वही जो यहाँ पे बड़े स्तर पे आपको दिखाई जा रही है। 2016 में यही बात होती है, पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता है पुनः वर्ल्ड बैंक को कि आप CEO को फॉर्म करिए, यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कराइए इसका, तभी जाकर रिजॉल्व होगा ये मैटर। तो इंडिया को रिक्वेस्ट करी जाती है, इंडिया रिक्वेस्ट करता है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करता है डील कि किस प्रकार से यहाँ पे डील को, डिस्प्यूट जो भी चल रही है उसको रिजॉल्व करी जा, सही प्रकार से मिटिगेट करी जाए। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या कर देता है, तो किशन गंगा प्रोजेक्ट को कहता है कि भैया पॉज करो इसको निर्माण ना करो, रैतले डैम का निर्माण अभी ना करो, और दोनों कंट्री को यहाँ पे अल्टरनेटिव वे रिजॉल्व करने के लिए बोल देता है कि आप लोगों का जो डिसएग्रीमेंट है उसको पहले सुलझा लीजिए, तब जाकर के आप कोई भी डेवलपमेंट कार्य कराइए। लेकिन डिस्पाइट पॉज, यानी जो भी चीज़ें वर्ल्ड बैंक बोलता है उसके बिना, उसके बोलने के बाद भी यहाँ पे मोदी जो है किशन गंगा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर देते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो मोदी जो है यहाँ पे जम्मू और कश्मीर पहुंचते हैं और वहाँ पे कई सारे लोगों की हत्या भी हो जाती है, बॉर्डर पे फायरिंग होती है, दोनों तरफ से कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। इस चीज़ को लेकर देखिए, नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जिधर से वो गुजरेगी। मान लीजिए यहाँ पे डैम बना लिए तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजर्वायर रोकेंगे ना, वाटर को रोकेंगे तो इधर का फ्लो कम हो जाएगा, तो यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो गिरती हुई नजर आएगी और यहाँ की फर्टिलिटी जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो रीजन होगा वो भी डूबता हुआ नजर आएगा, तो कई सारे विलेज डूब भी जाएंगे क्योंकि हम लोग रिजर्वायर बनाए हैं। तो यही है, डैम बनाने की बात कर रहा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, इरिगेशन सही हो और डेवलपमेंट उस एरिया में हो सके। यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान पुनः अपना कंसर्न वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर देता है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है वहां पर वो देख लें। 6 जुलाई 2023 को COA, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोला जाए या PCA, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको, तो यहाँ पे प्रोफेसर मर्फी इसको चेयर कर रहे थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इंडिया जो है रिजेक्ट कर दिया ये ऑब्जेक्शंस कि किस प्रकार से आप इसको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की बात करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कई बार इंडिया जो है अब्सटेन कर रहा है, यानी अटेंड नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जाकर के पार्टिसिपेट करने की बातें भी अब नहीं कर रहा है। जो कोर्ट है यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशंस किया है क्या कि इंडिया इट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिकॉग्नाइज और पार्टिसिपेट इन इलीगल। तो ये चीज़ें हैं, इंडिया यही बात बोला है कि हम जो है इलीगल तरीके से तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गलत तरीके से आप लोग जजमेंट दे रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बोली जा रही हैं। क्या आगे हम कर सकते हैं, तो प्रैग्मेटिकली बात करी जा रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के हम चल सकते हैं और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे दोनों कंट्री को मिल करके आपस में, जिस चीज़ पे ट्रस्ट की कमी हो गई है दोनों कंट्री के बीच में, या फिर इंडिया हो गई और हमारा पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो भी अपना ही है क्योंकि अपना ही छोटा भाई है। तो यहाँ पे उन ट्रस्ट डेफिसिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस ला सकते हैं जिसके कारण दोनों के अंदर एक आपस में ट्रस्ट हो और उस चीज को हम रिजॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन सब चीजों को लेकर के नेगोशिएशंस होनी चाहिए दोनों कंट्री के बीच में, IWT को लेकर के, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चीजें बोली जा रही हैं यहाँ पे क्या, तो जो भी स्टेक होल्डर हैं नेगोशिएशंस प्रोसेस में इंडिया और पाकिस्तान के, तो यहाँ पे वो इस इश्यू को एक प्रकार से रिजॉल्व करने में मदद करें, यानी जो भी ब्रोकर कर रहे हैं वो दोनों कंट्री को लेकर के यहाँ पे सही प्रकार से रिजॉल्व कराते हुए नजर आए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, जो IW ट्रीटी है वो बहुत एज ओल्ड ट्रीटी हो गई है। अब बताइए, इतनी पुरानी ट्रीटी है तो उसमें कुछ ना कुछ समय के अनुसार अमेंडमेंट तो रिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। ये तो है नहीं कि जिंदगी एकदम स्टेबल हो जाएगी।
अब हर समय में, उस समय 1960 की बात करी जाए तो वो दौर कुछ और था। आज के दौर में इतनी पॉपुलेशन है, उसकी नीड के अनुसार चलेंगे नहीं आप तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसीलिए जो बात कही जा रही है यहाँ पे कि 60 साल की जो पुरानी ट्रीटी है उसको यहाँ पे क्या चेंज करने की जरूरत है और मिलके सही प्रकार से यहाँ पे IWT को रिजॉल्व किया जाए, तभी यहाँ पे सारी चीजें निकल के सही तरीके से आएंगी। 2 राइपेरियन कंट्री हैं जहाँ पे ये पानी बहता है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे तो लेकर के आ जाएंगे। अब बात आती है कावेरी रिवर की, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ पे हो जाता है। अभी कावेरी का डिस्प्यूट भी चल रहा है यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटका में, इसीलिए मैंने इस रिवर को भी डाल दिया है। तो कावेरी को वन ऑफ द मेजर इंडियन रिवर जाना जाता है, जो आपका कर्नाटका तमिलनाडु से बह रही है। ताल कावेरी से ब्रह्मागिरी रेंज से इसका उद्गम होता है, निकलती है वेस्टर्न घाट से कोडाकू डिस्ट्रिक्ट से, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तीसरी लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी कृष्णा के बाद। अगर हम बात करें साउदर्न इंडिया में तो लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की लंबी रिवर है सबसे ज्यादा, और 3rd नंबर पे आती है गोदावरी कृष्णा के बाद। केवल साउदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो इसको पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाइसेक्ट करती है स्टेट को नॉर्थ और साउथ में। तो ये चीजें याद रखिएगा जो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु को। रिवर बेसिन कवर करता है 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये चीजें याद रखिएगा। तो केरला, पुदुचेरी, इनको भी यहाँ पे कवर करता है, जो आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो क्वेश्चंस कई बार इससे आए हुए हैं, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी, बहुत सारे पीसीएस में क्वेश्चन इसी से पूछता है, क्योंकि ये डिस्प्यूट बहुत मेजर डिस्प्यूट है दोनों स्टेट के बीच में। तो हेरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, सरबंगा, थिरुमंथुरी, ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। वहीं पे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए, अगर ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती, मोयर इसकी यहाँ पे राइट ट्रिब्यूटरी हैं। आशा करते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, नया आर्टिकल है हेल्थ डाइट, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे हम देखेंगे। बात करी जा रही है यहाँ पे क्या, सोफी की, तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो अभी रिसेंटली 2023 की पब्लिश हुई है, पिछले ही महीने पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपको अगर हेल्दी डाइट लेना है तो पहले अगर 100 रुपये पे करना है तो अब कहीं ना कहीं और बढ़ा करके आपको पे करना पड़ेगा। इट इज स्टिल द लोवेस्ट एमंग द ब्रिक नेशन। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट अभी बढ़ गया है, जो कि ब्रिक नेशंस में की बात करी जाए तो अभी कम ही है। ये ब्रिक नेशंस जो भी हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन नेशंस की बात करी जा रही है। ब्रिक जो है कौन नाम दिया था, मेरा क्वेश्चंस ये रहा आपसे। तो शेयर ऑफ पीपल की यहाँ पे बात करी जा रही है, कौन अफोर्ड कर सकता है हेल्दी डाइट, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये सारी चीजों को देखना। तो सोफी जो है पब्लिश किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को। अब ये इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाता है, इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी के साथ मिलकर के ये चीजें निर्माण करती है। अब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना करी जाती है। फोकस करता है अंतर्राष्ट्रीय हंगर पे यानी भूखमरी पे, पोषण पे, न्यूट्रिशंस पे और फूड सिक्योरिटी। जो भी क्राइसिस चल रही है वर्ल्ड में, जहाँ पे भोजन भी अकाल हो जा रहा है, कहाँ पे, जहाँ भी वर्ल्ड में क्राइसिस चल रही है। अगर बात करी जाए यूक्रेन और रसिया के युद्ध से अफ्रीका में भूखमरी आ रही है तो उस रीजन पे फोकस करेगा, और फूड और क्राइसिस हो रही है वहां पे भी फोकस करेगा। न्यूट्रिशन लेवल गिरा हुआ है वहां पे भी फोकस करेगा। तो ये इसकी फोकस सेंटर है। 194 कंट्री आती है, प्लस इसमें यूरोपियन यूनियन भी आती है। हेडक्वार्टर रोम में है, फाउंडेड किया गया था कनाडा क्यूबेक सिटी में। तो याद रखिएगा, पेरेंट बॉडी इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को बोली जाती है। क्या क्या रिपोर्ट रिलीज करता है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बता दें, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जिसे सोफो बोलते हैं, यही रिलीज करता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वा कल्चर, सोफिया, यही रिलीज करता है। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, सोको, यही रिलीज करता है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड, जो अभी आपको
बता रहा था सोफी, तो सोफी, सोफा, सोकी, सोका, यही सब सारा डिलीट करता है। आपको याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इसका फोकस एरिया है, कितनी कंट्री है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्यू रिसर्च अभी रिसेंटली आया है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं, तो जो पॉजिटिव इमेज है भारत का वो यहाँ पे निकल के आया है 23 कंट्री के आसपास। जो भी 23 कंट्री हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताती हुई नजर आ रही हैं। तो प्यू जो रिसर्च है वो आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यहाँ की जो रिसर्च कंपनी है वो रिसर्च करती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आई हैं, तो 34% जो अनफेवरेबल व्यू हैं यहाँ पे रखी गई हैं और 46% एडल्ट यहाँ पे फेवरेबल व्यू इंडिया की रखते हैं। किस चीज़ के लिए, में पॉजिटिव इमेज, यानी भारत का बहुत बड़ा पॉजिटिव इमेज है। तो इंटरनेशनल सर्वे यहाँ पे कंडक्ट कराया गया प्यू रिसर्च सेंटर में, जो कि वाशिंगटन डीसी में ये चीज़ें हैं। अब इस सर्वे में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं वही यहाँ पे हम देखेंगे। तो बात करी जा रही है हेल्दी डाइट की इन टर्म्स ऑफ $PPP पर पर्सन पर डे। तो यहाँ पे इंडियन पर डे कितना खर्च कर रहे हैं, 3.1। यहाँ पे भूटान और नेपाल देखिए कितना खर्च कर रहे हैं। तो भूटान और नेपाल में हमसे अधिक खर्च हो रही है हेल्दी डाइट पे। यहीं पे अगर बात करी जाए पॉपुलेशंस जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता हेल्दी डाइट, तो यहाँ पे 74.1% पॉपुलेशंस भारत का अफोर्डेबल कर नहीं सकता एक हेल्दी डाइट को। यहाँ पे कितनी बड़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया इन सब के चक्कर में यहाँ पे पड़े हैं। चेंज इन परसेंटेज कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड में, एशिया में क्या हाल यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये सारी फिगर जो कि इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ पीपुल अगर मिलियन की बात करी जाए जो अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट ओवर ईयर्स अक्रॉस रीजन, यानी एक साल में हम बात करें तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं। यहीं पे एशिया की बात करें तो देखिए किस प्रकार से ये खड़ी हो गई है कांटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डाटा यहाँ पे देना था। पाकिस्तान में यहाँ पे सतलज के उफान से फ्लड आया है, 1.3 लाख लोगों को यहाँ पे बचाया गया है, शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको सतलज उफान पे चल रही है। 10 लोग एंटी यूएन पीस कीपिंग फोर्स से प्रोटेस्ट कर रहे थे गोमा में, कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, तो उनकी डेथ हो गई है, यहाँ पे मार दिया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये रहा, रिपब्लिक कांगो ये रहा और गबन आपका ये रहा। ये तीनों अभी इंपॉर्टेंट है, इसी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। GCHQ ये एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, कहाँ का, इंग्लैंड का। यहाँ पे मर्डर का केस चल रहा था यूएस के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको लेकर के। तो यहाँ पे उनको क्या पाया गया, वहाँ पे कन्विक्ट उनको पाया गया, अपने ही चीज़ को छिपाने के चक्कर में एक एम्प्लॉय की हत्या कर दिए। तो यहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है, लग रहा है जैसे कोई म्यूजियम है। रिबेल सोल्जर गवर्न, यहाँ पे क्या चीज़ें बोल रहे हैं, तो जो भी गवर्न के रिबेल सोल्जर हैं वो क्लेम किए हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट को यहाँ से भगा दिया है। तो ये चीज़ें हैं, उनको भगाना पड़ा, यहाँ पे ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो वहाँ के गवर्न के प्रेसिडेंट कौन है, अली बोंगो ओंडीमा। यहाँ पे ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट निकल के आ रही हैं उनको लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो जो ग्रुप है रिबेल सोल्जर ये बातें बोल रहा है। तो गबन है कहाँ, ये चीज़ें देख सकते हैं। गबन यहाँ पे है, गिनिया इक्वेटोरियल और कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कांगो इनसे घिरा हुआ है, बॉर्डर टच करता है। अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है और कुछ इसके केप हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। इक्वेटर इसी कंट्री से होकर के गुजरती है, जो आपको पता होना चाहिए। एक रिवर कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इरावदी रिवर से कई बार यूपीएससी क्वेश्चंस बना चुकी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिवर कहाँ से फ्लो होती है, तो ये नॉर्थ से लेकर के साउथ तक फ्लो होती है और म्यांमार की सब रिवर है। तो कंट्री की लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल वाटरवे, यानी इसके अंतर्गत कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है, सीपवेज चलती है। ये ओरिजिनेट होती है दो नदी के कन्फ्लुएंस से, नमई और माली रिवर, जो कि अभी आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा। तो
तो ये रिलेटिवली स्ट्रेट नॉर्थ टू साउथ ये बहती है बिफोर एम्पटिंग थ्रू इरावदी डेल्टा। तो इरावदी डेल्टा में जाकर के मिल जाती है, इरावदी डेल्टा बनाती हुई नजर आती है कहाँ पे, अय्यरवाड़ी रीजन में, जो कि अंडमान सी में जाकर के मिल जाती है नदी। तो इरावदी इसका नाम निकल के आता है इरावदी डॉल्फिन से, जिसे ओर्सिला ब्रेविस्ट्रिस बोला जाता है। ये अच्छा, इस नदी में देखिए डॉल्फिन मिलती हैं। डॉल्फिन आपके गंगा में भी मिलती हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। डॉल्फिन आपके अमेजोन में मिलती है, डॉल्फिन आपके नाइल रिवर में मिलती है। तो अलग अलग नाम से ये डॉल्फिनें भी जानी जाती हैं। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हैं। तो जो भी ये फिशर्स को हेल्पफुल करती हैं, किस प्रकार से आप नेट की फिशिंग कर सकते हैं। तो ये इरावदी डॉल्फिन इनको बोला जाता है, और ये बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन में पाई जाती हैं। ये वही रिवर है जो सीधे नॉर्थ से लेकर के साउथ में आ रही है। और अगर बात करी जाए तो यहाँ पे माली रिवर और ये नमई रिवर दोनों मिलती हैं, तो यहाँ पे इरावदी रिवर बना जाती है। तो ये वही रिवर है जो आपको पता होना चाहिए। अंडमान सी में आकर के ये चीज़ें मिल जाती हैं, और ये यहाँ पे डेल्टा बनाती हुई नजर आ रही है। ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।